नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको मापन तथा मात्रक के बारे में बताया था, है ना। तो यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसी की तैयारी लेके हम अपनी क्लास कर रहे थे। तो हमने मापन और मात्रक में फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट ये सब पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ते हैं आपके जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है। ठीक है भाई, ये भी बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो किसके आधार पर हम वही पहला चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा, मापन तथा मात्रक। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। अब हम आते हैं किसके अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके, परिमाण व दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपका परिमाण और दिशा के अकॉर्डिंग मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपकी भौतिक राशियां होती हैं उनको हमने दो वर्गों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहली आपकी राशि होती है अदिश राशि, अदिश राशियां। ठीक है, दूसरी राशि होती है सदिश राशियां। कौन सी, सदिश राशियां। ठीक है, तो अदिश राशियां आपकी क्या कहलाती है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। भाई हम किसके अकॉर्डिंग इनको बांट रहे हैं, परिमाण और दिशा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अदिश राशि क्या कहलाएगी आपकी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, इसमें परिमाण की। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसमें। वो आपकी राशि कौन सी कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, दूसरी है आपकी सदिश राशि। सदिश राशि में हमें जरूरत होती है किसकी, परिमाण प्लस दिशा। इसमें हमें दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण की भी होती है, मैग्नीट्यूड की भी होती है और हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तब वो आपकी राशियां कौन सी कहलाएंगी, अदिश राशियां कहलाती हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग कमेंट में करके मुझे आंसर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने फंडामेंटल यूनिट बताई थी, फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी थी आपकी लंबाई। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो लंबाई है ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। ठीक है, तो देखो आप, लंबाई है, हमने लंबाई की अगर हम डेफिनेशन दें, लंबाई क्या है भाई, एक हमें लेंथ ही तो कवर करनी है। क्या लंबाई पे हमें ये बता रहा है कि वो आपका सदिश है, दिशा से कहीं का भी इसमें बोध हो रहा है, दिशा का नहीं हो रहा है ना। तो आपकी जो लंबाई हुई वो कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। ठीक, अब इसके बाद लंबाई से ही हम दूरी बनाते हैं, तो दूरी कैसी राशि है भाई, लंबाई को ही हम दूरी कह रहे हैं। अगर हम दूरी की परिभाषा दें तो दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि तय की गई रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो आपका दूरी किसको कह रहे हैं, लंबाई को। तो जब लंबाई अदिश राशि है तो दूरी भी कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। या हम ये भी कह लें कि अगर आपको दिशा पता करना है किसी भी चीज में, ठीक है, तो दिशा पता करने के लिए सबसे पहले इतना याद रखना कि उसमें कम से कम दो स्थितियों दी रही होंगी आपकी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको वेग है कह दिया, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो भाई वेग जो है वो बना किससे है, विस्थापन से मिलके बना होता है। भाई वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है ना। तो आपका
जो वेग हो गया वो कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। त्वरण है, वेग से मिलके बना होता है, तो उसको भी हम सदिश राशि कहते हैं। तो जिसने भी, अगर आपका मैंने क्लास 9th की फिजिक्स के कुछ वीडियो आपके उसमें प्लेलिस्ट में है, उधर जाके आप मेरा ये वाला चैप्टर वहां पे पढ़ेंगे, तो वहां पे मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है। वहां पे मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया सदिश राशि और अदिश राशि। परिमाण और दिशा के अकॉर्डिंग हम राशियों को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, दो भागों में वर्गीकरण किया गया है उनका, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशियां क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती है। पद्धतियां मैंने आपको समझाई दी थी अपनी पिछली क्लास में, है ना। चलिए, अब आपका कुछ जैसे बदलने को आता है, मानक मान किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, या मिली में कितने होते हैं, मेगा में कितने होते हैं, माइक्रो में कितने होते हैं, नैनो में कितने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक से क्वेश्चन है भाई ये, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो आप मेरे फिजिक्स एम क्लासेस के नाम से ही है आपका चैनल, और मैं इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की, वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ठीक है, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आपको इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, वहां जाकर वो उसको ज्वाइन कर ले, तो आपको टेलीग्राम चैनल में वहां पे आपको इसकी पीडीएफ, इस चैप्टर की पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, ये बात तो हो गई आपकी मेन। अब आते हैं, हम कुछ समझ लेते हैं गति के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर जो है हमारा, वो क्या है, गति तथा गति के समीकरण, है ना। तो भाई सबसे पहले हम ये जान लें कौन सा है, अब हम सेकंड चैप्टर कौन सा ले रहे हैं, गति तथा, या हम ये सीधे कहते हैं कि हम तो गति पढ़ना, भाई मोशन पढ़ना है हमें यहाँ पे। ठीक है, और ये जो मोशन होता है, अभी ये जो मैंने मानक एवं मात्रक बताया, मोशन बताया, फोर्स वगैरह जो पढ़ेंगे, ये सब आता है आपके मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आता है, यांत्रिक या यांत्रिकी, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैकेनिक्स फिजिक्स कहते हैं। कौन सी फिजिक्स होती है, मैकेनिक्स फिजिक्स कहलाती है आपकी। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स फिजिक्स का ही पार्ट होता है आपका गति। तो आते हैं, समझते हैं कि गति होती क्या है। ठीक है, तो गति आपकी क्या है, एक अवस्था होती है, मतलब आपका गति क्या है, व्यक्ति या वस्तु की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मैं इधर से उधर चल रही हूँ। ठीक है, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, हाथों की उंगलियां मूव कर रही हैं, बोल रही हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, कि हम मोशन कर रहे हैं। मोशन का मतलब क्या है कि हम अभी किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। ठीक है, और यही यदि हम क्या करें, एक ही जगह बिल्कुल शून्य ऐसे खड़े हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाने लगेगा, विराम अवस्था में कहलाने लगेगा। या हम ये भी कह लें कि ये आपका व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ है, तो ये किस अवस्था में है, ये विराम अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, यदि आपका हल्का सा भी मूव हो रहा है, गति हो रही है किसी भी चीज में, मोशन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है आपका, तो वो आपकी गत्यावस्था कहलाएगी। ठीक, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वो गत्यावस्था में होगा या फिर वो आपका विराम अवस्था में होगा। ठीक है, तो गति क्या कहलाती है आपकी, गत्यावस्था क्या कहलाती है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, वो क्या कहलाता है, गत्यावस्था कहलाता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति या वस्तु है वो गति कितने प्रकार से करता है ना, व्यक्ति या वस्तु जो है वो गति कितने प्रकार से करता है, या फिर हम ये भी कह लें कि गति के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, क्या, गति के प्रकार,
गति के जो प्रकार हैं अगर देखा जाए तो मेन गति 4 ही होती है आपकी, ठीक है। कौन कौन सी होती है आपकी? पहली गति होती है सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति, ठीक है। दूसरी गति होती है आपकी वृत्तीय गति, मतलब सर्कुलर मोशन करेगा वो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, ठीक है। तीसरी गति होती है आपकी दोलनीय गति। कौन सी गति? दोलनीय गति, ठीक। और चौथी गति होती है आपकी घूर्णन गति, ठीक है। रोटेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन मोशन, आपका सर्कुलर मोशन और आपका सिंपल मोशन, मतलब सरल रेखीय गति होती है, ठीक है। अब इनके भी भाग होते हैं, सरल रेखीय भी आपके भाग होते हैं, वृत्तीय गति में भी आपका वही आ जाएगा, दोलनीय गति और घूर्णन गति, ठीक है। तो समझते हैं हम सबसे पहले अपनी कौन सी गति को? सरल रेखीय गति को, ठीक है। 1 मिनट रुकना, इसमें इंक खत्म हो गई है, ठीक है। तो हम समझते हैं क्या? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होती है कि यदि कोई आपका गतिमान व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, यदि कोई गतिमान व्यक्ति या वस्तु, 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में जाकर इस चैनल को वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे, क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी टॉपिक यहाँ पे चैप्टर में पढ़ा रही हूँ उन सबकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड होगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन सी गति। हमने बताया कि गति के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार की होती है मेन गति। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति और घूर्णन गति, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है। नोट करना है वो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है कोई जिसको भी, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, कर लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम कम है और अभी मैंने 2 दिन से कोई भी क्लास नहीं ली है क्योंकि तबीयत सही नहीं थी मेरी, ठीक, मुझे सर्दी हो गई थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई, पर लेकिन अब हम इसको स्पीड में करेंगे, ठीक। तो देखते हैं हम। सबसे पहले बताया कि मैंने गति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। और पहली गति हम देखते हैं कौन सी? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, भाई उसके नाम में ही दिख रहा है सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब है कि यदि कोई भी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा का मतलब ये नहीं है कि रास्ते में मोड़ आ जाएगा तो वो सीधी रेखा नहीं कहलाई। भाई मोड़ आया है पर लेकिन रास्ता कैसा होगा? सीधा होगा वो, ठीक है। तो कोई भी आपका व्यक्ति या वस्तु हो, गतिमान है, भाई विराम अवस्था में नहीं कि आप समझ लें कि विराम अवस्था में हो, ठीक है। कोई भी गतिमान व्यक्ति या वस्तु क्या करे? एक सीधी रेखा में गति करता है तो वो उसकी गति कैसी कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। कैसी, किस रेखा में गति करना है? सीधी रेखा में गति करना है। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, सीधी पटरियों पे गति करता है, ठीक है। मनुष्य भी है, वो भी सीधी रेखा पे गति करता है। तो ये सब क्या है? आपकी सीधी सरल रेखा गति आती है, ठीक है। अब जो सरल रेखीय गति होती है ये भी हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है आपकी एक समान गति, एक समान गति, और दूसरी होती है आपकी असमान गति, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान को कहेंगे यूनिफॉर्म
ठीक है, और ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो इतना इसमें समझ लीजिए सिंपल सा कि अगर एक समान गति है, ठीक है, तो एक समान गति में क्या होता है कि वो समान समय में समान दूरी तय करता है। जैसे मान लीजिए हमने अपने 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की, तो हम अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर की दूरी ही तय करेंगे, तब वो जाके हमारी गति कैसी कहलाएगी? यूनिफॉर्म कहलाएगी, एक समान कहलाएगी। ठीक है, क्या आपका फिर से सुन लेते हैं, समान समय में समान दूरी तय करना। भाई एक समान गति क्या कहता है कि हम समान समय में, ठीक है, क्या करें? समान दूरी तय करें, समान दूरी, ठीक है। अगर तय करता है तो वो आपकी गति कैसी कहलाती है? एक समान गति कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक, जबकि असमान गति क्या है कि समय तो सेम रहना चाहिए, मतलब समान समय में, समान समय में, ठीक है, असमान दूरी तय करें, असमान दूरी तय करता है। ठीक, तो वो आपकी गति कैसी कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि यदि हम समान समय में समान दूरी कवर करते हैं तो वो आपका क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। यदि समान समय में असमान दूरी तय करते हैं तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो वृत्तीय गति हो, चाहे घूर्णन गति हो रही हो, चाहे आपका दो लिनीय गति हो रही हो, कोई भी गति हो आपकी, ठीक है, चार प्रकार की गति बताई मैंने, चारों में से कोई भी प्रकार की गति हो, सब या तो वो यूनिफॉर्म में होती है या नॉन यूनिफॉर्म गति करेंगे। जरूरी नहीं है कि सरल रेखीय में हो, मतलब ये आपकी किसी भी गति में आ जाएंगे। आगे बात समझ में, तो आपका उदाहरण देके जैसे समझाऊं कि जैसे समान समय में समान दूरी तय करना, हमने क्या किया कि 1 सेकंड में सबसे पहले 1 मीटर की दूरी तय की, ठीक है भाई, फिर अगले 1 सेकंड में हमने फिर से 1 मीटर की दूरी की, मतलब अगर हम टोटल देखें तो 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की हमने, है ना। तो ये आपकी कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर हम यूनिफॉर्म मोशन कहीं पर भी हो रहा होगा तो वहां पे यदि आप ग्राफ देखेंगे किसी के बीच का भी हो, चाहे डिस्टेंस एंड टाइम हो, ठीक है, वेलोसिटी टाइम हो, किसी भी चीज के बीच आप ग्राफ देखेंगे तो हमेशा ग्राफ अपन को कैसा मिलेगा? सरल रेखा मिलेगा। भाई हम पढ़ ही उसी का रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो हमें यहाँ पे ग्राफ कैसा मिलेगा? आपको सरल रेखा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन आपको कैसा मिलेगा? ग्राफ मिलेगा हमेशा। अगर आपका मोशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जबकि आपका यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यहाँ पे ग्राफ हमेशा आपको कर्व मिल सकता है, कैसा भी कर्व हो सकता है, ठीक है। कैसा मिलेगा आपको? कर्व मिलेगा। कर्व डिपेंड करता है कि भाई हम डिस्टेंस कैसा कवर कर रहे हैं, वेग कैसा हमारा हो रहा है ना। हो सकता है कि आपने 1 सेकंड में तो पहले आप 2 मीटर चले गए और फिर 1 सेकंड में आप 1 ही किलोमीटर जा पाए, है ना। तो ये क्या, फिर अगले 1 सेकंड में हमने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। भाई टाइम तो इक्वल है हमारा, हमें टाइम डिफरेंस जो लेना है वो हमारा सेम है, पर लेकिन जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कैसी है? हमारी अलग अलग हो रही है, डिफरेंट डिस्टेंस हो रही है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो समझ लेते हैं फिर से एक बार इसकी कहानी को एक शॉर्ट फॉर्म में। तो सरल रेखीय गति क्या कहलाती है कि यदि कोई गतिमान व्यक्ति या वस्तु समान समय में एक सरल रेखा में गति करता है तो वो आपकी गति कैसी कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। हमने गति को 2 भागों में डिवाइड किया, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या कहलाएगा? यदि समान समय में समान दूरी कवर कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक, यदि समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है
तो वो आपका असमान गति कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? नोट करना है आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी आगे की कहानी। चलिए ठीक है, आते हैं हम अपनी सेकंड गति में। सेकंड गति आपकी कौन सी थी? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, ठीक है, बिल्कुल नाम से ही डेफिनेशन पता चल जाती है। वृत्तीय गति क्या है कि यदि आपका कोई भी गतिमान व्यक्ति या वस्तु किस पथ पर गति कर रहा हो? वृत्ताकार पथ पर। वृत्ताकार पथ पर यदि वो गति करता है तो आपकी गति कौन सी कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे कि आपका हो गया ग्रह जितने हैं वृत्तीय पथ पे गति। हाँ, भले ही केपलर ने दूसरा बताया कि वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं नॉर्मली, पर लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। ठीक है, जो ग्रहों की गति होती है वो वृत्तीय गति में शामिल है। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया जैसे सबसे उदाहरण झूला गोल वाला, है ना, तो वो भी आपकी कैसी गति होती है? उसकी घूर्णन गति है, वो घूर्णन गति में भी शामिल हो जाता है। पर लेकर देखा जाए तो वो वृत्तीय गति भी करता है। ठीक है, मतलब वृत्ताकार पथ पे जो गति करेगा वो आपकी कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, आते हैं अब हम तीसरी गति में, दोलनीय गति। दोलनीय गति, तो दोलनीय गति आपकी, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, वृत्तीय गति में जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, तो उसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 2πr होती है। क्योंकि भाई वृत्तीय पथ पे गति करेगा तो अगर वो एक चक्का लगा रहा है तो उसकी दूरी कितनी होगी? परिधि के बराबर हो जाएगी उसकी, है ना। 2πr जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके इक्वल में जाएगी, क्योंकि वो उतना ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है जितनी उसकी परिधि है ना। तो जो उसकी दूरी होती है वो 2πr होती है। ये हमेशा याद रहे, अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 2πr होगी। कभी कभी न्यूमेरिकल के रूप में भी आ जाता है। ठीक है, तो उसकी दूरी हमें कितना रखना है? 2πr रखना। फिर आप 4 बराबर दूरी बटे समय लगा के इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम दोलनीय गति में। तो दोलनीय गति क्या कहलाती है कि किसी गतिमान व्यक्ति या वस्तु की, ठीक है, माध्य स्थिति के सापेक्ष, ये कौन सी स्थिति है उसकी? माध्य स्थिति। ठीक है, माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या करता है? वो बार बार इधर उधर गति करता है। तो ये गति कौन सी कहलाती है? आपकी दोलनीय गति कहलाती है। भाई आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। उदाहरण अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस तरीके ही नाव वाला झूला, है ना, गति करता है। घड़ी का पेंडुलम हो गया, जैसे ही घंटे का घंटा बजा तुरंत टन टन करके वो क्या करने लगता है? इधर से उधर गति करने लगता है। तो ये आपकी कौन सी गति कहलाती है? दोलनीय गति कहलाने लगती है। ठीक, तो दोलनीय गति क्या है कि यदि कोई गतिमान व्यक्ति या वस्तु माध्य स्थिति के सापेक्ष बार बार इधर से उधर गति करता है। ठीक है, किसके सापेक्ष में लिख देती हूं यहाँ पे? माध्य स्थिति के सापेक्ष इधर उधर, ठीक है, बार बार गति करता है, तो वो उसकी गति कौन सी कहलाएगी? आपकी दोलनीय गति कहलाती है। ठीक है, आज थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, तो आज केवल समझने पे ध्यान देना है। तो चौथी गति हमने क्या बताई? घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, है ना। तो घूर्णन गति क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति वस्तु पिंड जो भी है आपके, यदि वो क्या करे? वृत्तीय पथ के साथ साथ
अपने अक्ष पर भी गति करते हो, अपने एक्सिस पर भी घूमते हो, मतलब खुद भी घूमते हो, तो वो गति आपकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपकी? घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्या है घूर्णन गति? कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष क्या करे, वृत्तीय पथ के साथ साथ किस तरीके की गति करे, अपने अक्ष पर भी गति करता हो, तो वो उसकी गति कैसी कहलाती है? घूर्णन की गति कहलाती है। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपका क्या है? ठीक है, क्या हो जाएगा? पृथ्वी है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि खुद भी अपनी अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमती है ना? आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो जब पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये ऐसे नहीं लगाती कि सीधे इस तरीके की चक्कर लगाएगी, नहीं, ये क्या करती है? सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाएगी, पर लेकिन क्या करती है, साथ में खुद अपने आप को भी घुमाती रहती है, मतलब वो खुद भी आप अपने अक्ष पर घूमती है। तो वो आपकी गति कैसी कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। और भी उदाहरण है, जैसे अभी मैंने झूला बताया, कौन वाला? गोल वाला झूला, है ना, पलकियों वाला। तो वो झूला भी क्या करता है भाई? पलकियां हैं, तो वो तो आपकी वृत्तीय गति करती है, पर लेकिन उस झूले का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जहां से उन सब पलकियों का ज्वाइंट होता है, वो बीच वाला हिस्सा भी क्या करता है? घूमता है साथ में, है ना? तो वो कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर घूम रहा है। ठीक है, लट्टू हो गया, वृत्तीय गति के साथ साथ खुद भी घूमता है, अपने एक्सिस पर भी गति करता है, घूर्णन गति हो गई। घर में जो आपका पंखा लगा होता है, ठीक, तो वो भी क्या करता है? पंखुड़ियां उसकी वृत्तीय गति करती हैं, जबकि उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो कैसी गति करता है? घूर्णन गति करता है। ठीक है, तो घूर्णन गति का मतलब क्या है कि वृत्तीय पथ पे तो गति वो करेंगे ही, पर लेकिन साथ में उन्हें अपने एक्सिस पर भी घूमना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या है? गति के समीकरण। ठीक है, क्या है आपके? गति के समीकरण है। हाँ, क्या है? गति के समीकरण। ठीक है, तो गति के समीकरण में हम क्या करते हैं कि ये जो गति के समीकरण है, ये अभी आपकी सिंपल, जब हम नॉर्मली सरल रेखा पे या सरल रेखा पे गति करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन पे अगर हम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो गति के समीकरण दिए आपके न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो न्यूटन ने गति के लिए 3 समीकरण दिए। पहला समीकरण दिया था v बराबर u प्लस AT, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण दिया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, तो ये 3 समीकरण उन्होंने दिए थे न्यूटन ने। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और ये आपका तीसरा समीकरण है। आप इनके क्रम को चेंज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये सब आपका कहलाता क्या है। V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है। और अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे क्लास 9th का पहला चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, वहां पे इन समीकरणों को प्रूफ भी किया है। तो आप वहां जाकर इसको वहां से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, या आप किसी भी किताब को उठाकर देखेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। और कोशिश भर आप ये करिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश भर ये करिए कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जाने कितने एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। या हम ये भी कह लें कि फिजिक्स एक ऐसा है, हम अपने जीवन पूरा ही हम उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये गति के तीनों समीकरण हैं, तो नोट करना है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए जरा।
चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा। तो देखते हैं, समझ लेते हैं कि भाई यू वी ए टी क्या है ना, कभी कभी सिंबल के रूप में भी दे देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका जो u होता है ये प्रारंभिक वेग कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, v क्या कहलाएगा, अंतिम वेग कहलाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक, a क्या कहलाता है, त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। t क्या है, टाइम है, मतलब समय है। और s क्या है आपका यहाँ पर, विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन है या दूरी भी कह सकते हैं आप, विस्थापन या दूरी है। ठीक है, सब लिखवा दिया है मैंने। अब आते हैं हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इसके। ठीक है, ये तो गति के समीकरण हो गए, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। आप न्यूटन ने दिया था। और यही आपका क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स भी है आपका, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, बड़े बूढ़े लोग भी पूछ लेते हैं कि आपका फादर ऑफ फिजिक्स क्या है ना। तो फादर ऑफ फिजिक्स भी आपके क्या है, न्यूटन है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम गति के नियम। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपके वैज्ञानिक न्यूटन ने ही दिए थे, तभी तो भाई इसको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। अगर शायद गति के नियम ही ना होते तो शायद हम गति ही ना कर रहे होते, एक तरीके से ये मान लीजिए, है ना, एक्टिविटी नहीं होती। तो लॉ ऑफ मोशन जो है वो भी आपके न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, और न्यूटन ने गति के जो नियम दिए वो आपके कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। ठीक है, कितने नियम दिए उन्होंने, 3 नियम दिए। कितने नियम दिए देख लेते हैं यहाँ पे, 3 नियम दिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। मान के चलिए इनसे कि भाई डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता है, पर लेकिन हाँ आपको कोई भी उदाहरण दे देगा दैनिक जीवन से रिलेटेड, फिर पूछेगा कि भाई ये उदाहरण जो है वो किस नियम पर लागू हो रहा है ना, किस नियम पर आधारित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। तो गति के नियम का जो पहला नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, न्यूटन ने पहले नियम में क्या दिया कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस अवस्था में होता है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो मैं पढ़ाना ही पसंद करूंगी भाई, जब तक हमें कोई रोके ना आके मैं क्या करूंगी, कंटिन्यू आपको पढ़ाती रहूंगी। ठीक है, तो न्यूटन ने यही बताया कि जो व्यक्ति है या वस्तु है आपका, वो जिस अवस्था में होता है, अवस्था का मतलब बताया मैंने कि 2 अवस्थाओं में होता है, या तो वो गति की अवस्था में होगा या फिर वो आपका विराम अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस अवस्था में होता है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। कब तक रहना पसंद करता है वो, जब तक कि उसमें कोई हम क्या करेंगे, बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो वो आपका क्या होगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, यही बात है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए आप मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आपको ही 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए खेलते खेलते, अब इसके बाद कोई आया, मम्मी आ गई, पापा आ गया, कोई भी आ गया बाई चांस, ठीक है, और उसने आपको डांट लगाई कि भाई चलिए बैठ के पढ़िए, है ना, तो आप क्या कर रहे थे भाई, आपका तो मन हो ही नहीं रहा था कि उस गेम से हटे, हम उस गेम को छोड़े, आपका तो मन कर रहा था कि हम उसको और खेलें। तो यही न्यूटन ने बताया कि आपका क्या है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जिस अवस्था में होता है या जिस काम को कर रहा होता है वो उसी काम को करते रहना पसंद करता है जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स
नहीं लगाएंगे। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को लगा देंगे तो वो क्या करता है कि अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। अगर वो गति अवस्था में होगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा, और अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है अभी आपका रेस्ट अवस्था में है, जब मैं इसको उठा के इधर से उधर लगा दूंगी तो ये आपका किस अवस्था में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पे एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लगाया है, तो ये आपका जब मैं इधर से उधर लेके जाऊंगी तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। क्या है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या हो, गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में पसंद करना चाहता है, और यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहता है। कब तक, जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस पहले नियम से हमें क्या मिल गया, बल की परिभाषा मिल गई। पहले नियम से क्या मिली, बल की परिभाषा मिल गई, और इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं भाई, जो आपका प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम जो है इसको हम काय का नियम पहले कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गैलीलियो का नियम। ठीक है, गैलीलियो भी आपके क्या थे, वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो दिया था वो क्या दिया था, जड़त्व को समझाया था, इन्होंने इनर्शिया को समझाया था। ठीक है, क्या कर रहे इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व को समझाया था उन्होंने। मैं अभी आपको जड़त्व भी बताऊंगी कि जड़त्व क्या है। तो सबसे पहले गति के पहले नियम को समझ लें कि न्यूटन ने क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहता है, गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में रहना चाहता है। कब तक, जब तक कि हम उसमें कोई बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है, जैसे ही हम उसमें बाह्य बल लगाएंगे तो वो आपकी गत्यावस्था को छोड़कर विराम अवस्था में पहुंच जाएगा, और विराम अवस्था में होगा तो वो गति की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, पहले नियम को हम गैलीलियो का नियम कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। ठीक है, जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम और गति का पहले नियम का कहने का मतलब एक ही था, पर लेकिन दोनों की भाषाएं अलग। भाषा का मतलब है कि उनकी लैंग्वेज का अंतर था। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि एक ने हिंदी में बोला दूसरे ने संस्कृत में, ऐसा नहीं। लैंग्वेज का मतलब है कि रिजल्ट एक ही था, बस उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से बताया उसको। ठीक है, इसके बाद पहले नियम से हमें क्या मिला, बल की परिभाषा मिली। ठीक है, बल की परिभाषा मिली, जिसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे। क्या मिली, बल की परिभाषा मिल गई। तो बल की परिभाषा आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, सिंपल सी, कि बल क्या है, धक्का या खिंचाव है, पुश एंड पुल, है ना, इज अ फोर्स। ठीक, तो धक्का या खिंचाव आपका क्या कहलाता है, बल कहलाता है। भाई धक्का या खिंचाव तो बल है, पर लेकिन बल लगाने से क्या हो रहा है, उसकी स्थिति में भी तो परिवर्तन होगा, है ना। तो हम बल को क्या कहेंगे, अगर हम डिफाइन करें तो हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि बल व धक्का, या बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। भाई धक्का खिंचाव होने के साथ साथ वो स्थिति में परिवर्तन भी तो कर रहा है, उसकी पोजीशन भी तो चेंज कर रहा है। तो अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो सही डेफिनेशन आपकी यही कहलाएगी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, तब तो वो बल कहलाया। ठीक है, तो पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इसको हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो ने क्या दिया था, जड़त्व का नियम दिया था, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज सेकंड नियम हम इसको अपनी कल अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो जिसने भी, फिर से एक बार बता दूं, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैंने अभी पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, मापन तथा मात्रा, मतलब मेजरमेंट एंड यूनिट, उसके आपके 50 क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, ये मान के चलिएगा आप
उस पीडीएफ से आपको एक क्वेश्चन 100% है कि आपको एग्जाम में रखा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पसंद आया हो, समझ में आया हो आपको, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।